बजट की लगातार जारी है और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब बजट पेश होगा और देखना होगा कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, आम जनता एक राहत की जो उम्मीद कर रही है वो कितनी उन्हें मिलती है, किस सेक्टर को क्या मिलता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए, इसके अलावा रणधीर सिंह जी हमारे साथ है, राजकुमार जैन जी हैं, सौरव खंडेलवाल मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कमर अली साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमर अली साहब, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले पीएल पुनिया साहब ने कई सारे सवाल उठाए। ग्रोथ रेट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जिक्र किया, उसके बाद लॉकडाउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो लगातार पटरी से उतर रही है, आर्थिक मोर्चे पर हालात कैसे ठीक होंगे, यह आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग है सरकार के लिए? कैसे दूर करेंगे इसे? देखिए, बुजुर्ग हैं, वो ज्ञान खारी बांट रहे हैं। सरकार में रहने के बाद 65 साल बाद सिर्फ ज्ञान बांटा उन्होंने। हमने जो आवाम के लिए काम किया है, मुद्रा योजना, जैसे भी बात जिक्र हो रहा था मुद्रा योजना का, आपने देखा कि हमने सिर्फ आधार कार्ड उनसे मांगा। आधार कार्ड मांगने के बाद हमने पता किया कि आप कहाँ कारोबार करते हो। हमने आपको लोन दिया, आपके ऊपर भरोसा किया क्योंकि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हमने आपको हर सुविधा देने की कोशिश करी है। हर सुविधा में जितना आपने पैसा हमसे मांगा मुद्रा योजना में, हमने बगैर गारंटी के आपको दिया, और लगातार हम पैसा आपके हाथ में दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं जब तक आखिरी खड़े व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। उसी पे हमारी सरकार काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत में ये भी एक जरूरत थी कि हम उसके हाथ में पैसा दें। जब पैसा होगा तो हमारा वो शख्स तरक्की करेगा, फिर देश तरक्की करेगा। उसी पे बराबर हमारी सरकार काम करती चली जा रही है। ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी कमर अली साहब, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। बिल्कुल, क्योंकि कई संस्थाएं ये अनुमान लगा चुकी हैं। जी नहीं, बेशक बढ़ेगी। देखिए, हम आपको बता दें, क्योंकि वजह ये रही, मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो बीमारी थी पूरे विश्व में थी, और उसके बाद हम लोग किस तरीके से कम संसाधनों में हमने इस पे जीत हासिल करी है। इसमें हर आवाम के हिंदुस्तानी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सरकार का साथ दिया और जितने कम संसाधनों हमने उनकी मदद भी करी है। ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत में बहुत जरूरत थी क्योंकि हर हिंदुस्तानी जानता है कि हमारी सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। लोगों में जज्बा एक जागा है राष्ट्रवाद को लेके, और उसी पर निरंतर लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, जैसे जितनी भी बातें आप लेंगे, अभी तक बजट की बात हो रही है, जैसे आम नागरिक की बात हो रही है, हमने हर सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश करी। स्मार्ट सिटी की बात हुई, स्मार्ट सिटी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि हमने उस पर बेहतर काम कर रहे हैं। हम लगातार कोई भी गरीब भाइयों की योजना होती है, बहनों की, वालदाओं की योजना होती है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे इज्जत घर, तमाम ऐसी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान भाइयों का बीमा हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो किसी पिछली सरकारों ने सोचे नहीं। पीएल पुनिया जी क्योंकि ज्ञान दे सकते हैं हमारे बुजुर्ग, मैं उनके बारे में सवाल ये भी उठा रहे हैं क्योंकि सुनील जी ने भी सवाल स्मार्ट सिटी का उठाया था कि जो आपने ऐलान किए थे जहां जहां पर स्मार्ट सिटीज बनेगी, वहां पर कितनी बनी है और उनका क्या हाल है? कितना कंप्लीट सिटी नहीं हो पाई? देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। फिर तो सवाल वही उठता है ना, फिर तो कमर अली जी सवाल ये उठता है कि हर बार बजट में ऐलान हम कर देते हैं, लेकिन वो ऐलान कितने पूरे होते हैं? देखिए, ऐलान बात वहीं आके अटक जाती है। काल एक साल चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, किस तरह से गुजरा है ये आप हम सब जानते हैं। फिर भी देखिए, काम हो रहा है और लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुनियादी जरूरत स्मार्ट सिटी में ये होता है कि हम पानी दे सकें लोगों को, हम बिजली दे सकें, हम रोड अच्छे दे सकें, हमने कैमरे सुविधा, हम ट्रैफिक अच्छा कर सकें। तो स्मार्ट सिटी में ये भी शामिल होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है मेरे भाई। क्योंकि ये आवाम जानती है कि कोई भी काम होता है कि अगर एक पाइपलाइन भी पड़नी है तो उसका भी एक टेंडर होता है, तरीका होता है। हम पहले से अच्छी, क्योंकि आपने स्मार्ट सिटी की जो बात करें, स्मार्ट सिटी में बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर 2014 की सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 74,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था, और लास्ट में जाकर के जब 5वीं आपकी लोकसभा हुई और उसमें संसदीय समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें केवल 12,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, सारा पैसा पड़ा रहा। तो उसके जिम्मेदार कौन है? बताइए। नहीं, मैं एक बात आपको बताता हूँ, क्या अधिकारी भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उनको हमने जेल भी भेजा? क्या आप चाहते हैं कांग्रेस तरीके हम बजट को सिर्फ दे दे खाली कि 500 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़? वो कहां गया मेरे भाई? जरा आप ये सोचिए ना कि हमारा बजट सिर्फ काम के लिए खर्चा होता है, उनका बजट गायब हो जाया करता था जमीन पे। अच्छा, लोग तो कमर अली साहब ये पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का ऐसे अच्छा अधिकारी हैं, और यदि आपके प्रदेश की सरकार हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी करीब मेरे हिसाब से 14 या 17% के आसपास पैसा खर्च हुआ। हाँ, पैसा खर्च हुआ। अब आप उसकी बात पे जाते हैं, पहले क्या होता था, काम नहीं होता तो पूरा बजट खर्च हो जाता था।
अब तो हमारा जो काम हो रहा है वही बजट खर्चा होता है। लगभग 1200 अधिकारियों को हमने जेल भेजा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी अपने आप में नजीर है। एंटी करप्शन ने पकड़ा, ये भी अपने आप में नजीर है। कभी आपने देखा इतने बड़े पैमाने पे, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एक बाबू क्यों न हो, जेल गए? किसी सरकार में आज तक गए? आप बताइए मुझे। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो बजट हमने दिया सब खर्चा कर दे जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए? देखिए, हमारे वक्त पे भ्रष्टाचार की भेंट जो है बजट नहीं चढ़ पाएगा। जो आवाम का पैसा है वो आवाम की खिदमत में खर्चा होगा, और वो पैसा जो खर्च हो रहा है उसका हमें हिसाब चाहिए होगा। तो अधिकारी ये जानता है कि भ्रष्टाचार हम करेंगे, पैसा गायब करेंगे तो सरकार हमें जेल भेज देगी। ये हमारी खूबी है कि हम बजट आपको भरपूर दे रहे हैं, जितना आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, लेकिन आपको आवाम के लिए खर्चा करना होगा, वरना एक एक रुपए का हिसाब आपको देना होगा। अगर 1 रुपए का हिसाब आप नहीं देंगे तो आप जेल जाएंगे, क्योंकि आप मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, आप ऐशाराम कर रहे हैं, आप बंगलों में बैठे हैं, आप सरकारी सुविधा ले रहे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं, आपके पास तमाम सेवक मौजूद हैं। उन सेवक के होने के बाद, सरकारी सुविधा पर आवाम का पैसा लेने के बाद आप इतनी सुविधा भोगते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करते हैं। ये कहां का इंसाफ है? ठीक हम तो बात करते हैं कि आप काम करेंगे, आपको हम बिल्कुल, जो आप मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, बिल्कुल आपका संबंध भ्रष्टाचार कहां से आ गया? ठीक है कमर मेरे भाई, आपने इतनी सरकारों को आपने देखा, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ। आपने इतनी सरकारों को देखा है, सारे बजट खर्चा हो जाते, क्या जमीन पे आते थे? क्या जमीन पे कोई बजट होता था? हमारे पे तो वक्त पे काम आपको दिख रहा है। चाहे आप रोड का ले लीजिए, चाहे स्मार्ट सिटी के लिए, चाहे कैमरों का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। आप एक उदाहरण दिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लोग ये कमाल पूछ से रहे हैं, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि आपके पास 5 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल है। यदि आप ऐसे नाकाम अफसरों को नहीं हटा पाए और केवल ठीकरा नाकाम अफसरों पे आप फोड़ देंगे तो देश नहीं चल पाएगा ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सरकारी अधिकारी कोई हमारा ब्रांड तो है नहीं कि हमारा कोई ब्रांड हो। ये सरकारी अधिकारी चुन के आते हैं, इनके मुंह में हराम लग चुकी है, मैं कहना चाहता हूं, कुंचत अफसरों के। ठीक है, तो उनको लगाम भी तो लगाना पड़ेगी। 2-4-5% हो सकते हैं ना, 2-4-5% हो सकते हैं। हमने कमरली साहब देखा है कि सरकार की जो मानसिकता होती है उसी के हिसाब से अपने आप को अधिकारी ढाल लेते हैं। ऐसा नहीं है, 2-4-5% हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं, मीडिया में भी हो सकते हैं, लेकिन केवल आप उनके सहारे कह देंगे कि हम बजट इसलिए खर्च नहीं कर पाए क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया हमने। ऐसा नहीं है। 80%, 85% ऐसे लोग हैं आपके पास जो काम करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है ये, मुझे लगता है सारे लोगों को काम आएगी। जब हम आज हम पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कल हम मिनिस्टर बनते हैं या किसी ऐसे पद पे पहुंचते हैं, हमें जहां कुछ नहीं मालूम होता है तो अधिकारी वो फाइल लगता है, बताता है कि सर देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और चुप्पे से बता देता सर इसमें इतना मिलेगा, इतना कमीशन आएगा, ये होगा। कौन हमें चतुराई सिखाता है? नेताओं पे क्यों इल्जाम देते हैं भाई? कौन हमें इल्जाम सिखाता है? मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जितने पॉलिटिकल व्यक्ति का अपना कार्यकाल होता है, अपना पीएस बिना नेताओं नाम लेकर के बुलाते हैं वो कि फलाना आईएएस मेरा पीएस होगा। जिस आईएएस पे उनको भरोसा होता है, पिछले 15 साल 20 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की होती है, उसको बुलाते हैं बाकायदा, वो सारा दिखवाता है। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि जो आपका प्रमुख सचिव आपको बता देगा वैसे आप करने लगेंगे। नहीं, कमर अली जी, आपको बताऊं, सुनील कोई कौशिक जी का कहना है, आप जानते हैं, आप पहले एक बार बात बोलिए, सवाल के जवाब भी ले लीजिए। जब आप जानते हैं 65 साल के बाद हम, जो लगभग सरकार चली है कांग्रेस की, उन्हीं के अधिकारी है। यूपी में 15 साल के बाद हम आए हैं, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमें तो उन्हीं कर्मचारियों से काम लेना होगा जो कि पिछली सरकारों में चुने गए हैं। वो व्यक्तिगत कोई चीज अगर कहीं होती है, मान लीजिए कोई अधिकारी, ईमानदार अधिकारी अगर हमें मिलता है, अधिकारी के बारे में चर्चा होती है कि पिछली सरकारों में इसका उत्पीड़न हुआ है और पिछली सरकारों में इसको योग्यता के आधार पर इसको नहीं रखा गया है, तो अगर वो चीज हम कर रहे हैं तो उसमें इल्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका ये कहना था सुनील कौशिक जी का कि अगर कोई भी नेता होता है तो बिना उसकी जानकारी के शायद नहीं। आप यही कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, उनकी जानकारी आप देखो, केंद्र में तमाम इनके मंत्री हैं, यूपी कैडर के आईएएस उन्होंने मांगे। ठीक है, और आप ये थोड़ी कह सकते कि 15 साल से सत्ता में नहीं थे। आप सत्ता में रहे हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, तमाम उस कार्यकाल के आईएएस अभी भी हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.